Hello, achievers. Welcome to Mr. UPSC. First of all, it feels very good to be back here with you guys. But secondly, I really wanted to address that it is very sad to see things like, for example, a day before yesterday, a tragic incident happened where one of our fellow aspirants have been electrocuted to death because of the systematic failures. और ये देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है. तो चलो यार, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. आगे चलते हैं. जो मेंस लिख रहे हैं वो इन सब से उभर के अपने मेंस की तैयारी करो और देखते हैं आगे. ठीक है, आज क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं. व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? ओके, अचीवमेंट्स. ओके, पीवाई की बेस्ट क्वेश्चन. ठीक है, आज यार क्या करेंगे, मेरा भी ध्यान सुबह से उधर ही था. मुझे भी नहीं पता अभी मैंने कौन सा टॉपिक खोला है. तो देखते हैं आज हमने क्या करना है. आज वी आर गोइंग टू सी द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, इट्स रेलेवेंट टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल एमएसएमई एक्सेट्रा, प्लस वील डू द गवर्नमेंट बजटिंग. ठीक है, आज ये करेंगे. और वन मोर थिंग यार, दिस टाइम टेबल हैव बीन अपलोडेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल और इसके रिलेटेड एक 8 मिनट की वीडियो भी मैंने डाल दी है. व्हेन आई हैव रिटन दिस वैल्यू एडिशन एडवांस्ड कंटेंट ना, ये मैं आपको 20 दिन पहले दे रहा हूँ. ये मैं क्यों दे रहा हूँ? आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी 4 पेजेस के नोट्स. जब आपको रिवीजन करनी होगी ना, आप ये सब जो मैं ये करवा रहा हूँ ये मैंने समझाने के लिए ये एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन है. लेकिन जब एक्चुअली यू हैव टू रिवाइज तो आपके लिए मैं 4 पेजेस के नोट्स बना रहा हूँ. वो 4 पेजेस में सारा डेटा है. ठीक है, सारा डेटा, वो सारा डेटा आपको याद करना है. वो 4 पेजेस ही आपको एक्चुअल एग्ज़ाम के पहले आपको याद करना पड़ेगा. बस उसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फॉर एग्जांपल GS3 सुबह उठ के या रात को वो 4 पेजेस इफ़ यू विल डू यू विल बी सॉर्टेड फॉर इकोनॉमी. ऐसे करके IR वगैरह ऐसे एक पेजेस के सारे सभी के नोट्स दे दूँगा 1 पेज एंड में. ठीक है, तो देखते हैं. PYQ बेस्ड टॉपिक्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच हैज़ नॉट बीन आस्क्ड टिल नाउ. जैसे मेक इन इंडिया पे तो पूछ लिया था, लेकिन स्टिल देखते हैं एक बार. ठीक है, मेकिंग इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग हब. इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, उसके लिए ये बातें की गई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आवर एम वाज कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शुड कंट्रीब्यूट 25% टू द GDP बाय 2020. इट इज़ स्टिल एन अनफिनिश्ड एजेंडा बिकॉज स्टिल द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 17.8% मेयरली. ठीक है, तो इट्स एन अनफिनिश्ड एजेंडा. इंडिया टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग नेशन इन द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें डेटा की कि इट एम्प्लॉयज़ 14% ऑफ द वर्कफोर्स, 17% टू द GDP कॉन्ट्रीब्यूट्स, पोटेंशियल टू जनरेट 1 ट्रिलियन रेवेन्यू बाय 2025. NIMZ मैंने लिख दिया कि नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन के ऐसे जोन्स बनाने हैं और उनमें इन्वेस्ट करना है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती हो. ठीक है, ग्लोबल रैंकिंग्स देख लेते हैं. 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडिया में. इंडियाज़ लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स विच इज़ पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक, इंडिया रैंक्स 38 आउट ऑफ 139. ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंडिया रैंक्स 40th. अब कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. कंपैरेटिव एडवांटेजेस, इंटरनल एडवांटेजेस क्या हैं देश के अंदर और बाहर की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं विच हैज़ लेड इंडिया टू एन एडवांटेजियस पोजीशन. इंटरनल एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो इंडस्ट्रियल कॉन्फिडेंस है. स्टिल वेयर चाइना इज़ ग्रोइंग एट मेयरली 4% to 3%, USA इज़ ग्रोइंग एट 2%, द होल इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग एट मेयरली 3%. वहाँ पे इंडियाज़ इंडस्ट्री इज़ स्टिल ग्रोइंग एट 7% ग्रोथ. ठीक है, विच इज़ बेस्ट इन द वर्ल्ड टिल नाउ. लार्ज वर्कफोर्स है. UNFPA के अकॉर्डिंग इंडिया विल ऐड 22% न्यू ग्लोबल वर्कफोर्स इन द अपकमिंग डिकेड. डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की है बेसिकली. इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की है कि सेकंड लार्जेस्ट बाय 2047 इज़ द एम ऑफ इंडिया बिकमिंग अ विश्व गुरु. इसके लिए पंचप्राण भी हैं. पंचप्राण कुछ नहीं यार, ये नेहरू युवा केंद्र संस्थान के कुछ 6 एजेंडाज़ हैं, 5 एजेंडाज़ हैं. वो 5 एजेंडाज़ की बात की गई है. वो नीति देखेंगे, वो बाद में देखेंगे. ठीक है, मैंने वो वैसे लिखे हुए हैं यहाँ पे, पर वो अभी की बात नहीं है. लार्ज डोमेस्टिक मार्केट बड़ी है, डेमोग्राफिक डिमांड ज़्यादा है. ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं विच हैज़ लेड टू एडवांटेजियस पोजीशन टू इंडिया. सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं, रशिया यूक्रेन वॉर. ठीक है, सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव लॉन्च हो रहे हैं. अमेरिका इज़ फोकसिंग ऑन रीशोरिंग एंड फ्रेंड शोरिंग के जो चाइना से सप्लाई चेन डोमिनेंस है वो हट के इधर उधर जाए. US चाइना ट्रेड वॉर चल रही है, उसके अगेंस्ट में B3W एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था G7 में, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव B3W. ठीक है, वैसे इंडिया ने इस बार G20 में IMEC
इस्टेब्लिश किया। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना में एजिंग पॉपुलेशन हो रही है। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण एग्रीकल्चर बूस्ट मिला। यूक्रेन वॉर में है तो एग्रीकल्चर वो एक्सपोर्ट कर नहीं रहा, तो इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट ईयर रिपोर्टेड 50 बिलियन $US ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट विच इज़ अ मैसिव अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे एडवांटेजेस मिलती हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इंटरनल डिसएडवांटेजेस कि स्लो है भैया, इकोनॉमिक इनकम्प्लीट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, एग्जांपल लेबर रिफॉर्म्स और ट्रेड यूनियंस। लीगल इश्यूज़ हैं, IPR वगैरह के काफ़ी इश्यूज़ हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, लो कम्पेटिटिवनेस है, पुअर कैपिटल एक्सेस है, स्किल्ड मैन पावर इंडिया में सिर्फ 5% है, जर्मन में 75% है, 96% साउथ कोरिया में है। लैक्स एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन सिस्टम, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, वैसे एक्सटर्नल कर लेना कि WTO के इनएफिशिएंट है, WTO के कारण कुछ इनएफिशिएंसीज हैं, फॉर एग्जांपल SPS मेजर्स एक्सेट्रा। SPS क्या है? सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। सॉल्यूशंस क्या है? ये सारी प्रॉब्लम्स तो हमने देख ली, उसके बाद इसका सोल्यूशन क्या होगा? देयरफॉर वी केम अप विद द मेक इन इंडिया प्रोग्राम टू मेक इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक, इट इज़ बेस्ड ऑन 4 पिलर्स जो हमारे काम के हैं, जो हमने मेंशन करने हैं। वहाँ पे ऐसा बना के कुछ कर देना, यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख देना। न्यू प्रोसेसेस, इसीलिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर फोकस किया। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। न्यू सेक्टर्स, 25 न्यू सेक्टर्स वर रिकॉग्नाइज्ड इन मेक इन इंडिया। न्यू माइंडसेट, देखो 1990 से पहले इंडिया का माइंडसेट था प्रोवाइडर का, कि गवर्नमेंट खुद संभालेगी। 1991 के बाद जब LPG रिफॉर्म्स आए, फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, उसके बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट बिकेम अ रेगुलेटर, कि भैया प्राइवेट आ गई है अब रेगुलेट करेंगे। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट बिकेम अ फैसिलिटेटर, फोकसिंग ऑन मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, ये लाइनें कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, ये याद रखना। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन डूइंग बिजनेस। ठीक है, ये वो लाइन है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ हिमसेल्फ सेड। तो अचीवमेंट्स कौन सी हैं अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम? प्रोग्रेस देख लेते हैं। FDI है 2x हो गई है, 86 बिलियन पर पहुंच गई। PLI अक्रॉस 14 सेक्टर्स, अब तो ये 29 सेक्टर्स हो गए हैं। ठीक है, अपडेटेड। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम, रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में से एक प्रोडक्ट चूज़ किया जाएगा, उसको प्रोडक्शन चूज़ किया जाएगा, उसकी प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और उसके एक्सपोर्ट को देयरफॉर विल बी प्रमोटेड। सिमिलरली 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट भी स्कीम चलाएगी कि हर एक रेलवे स्टेशन के ऊपर एक 1 प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट विल बी प्रमोटेड फॉर टूरिस्ट्स, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, ताकि जो फॉरेनर्स वगैरह आते हैं वो देखें, उसे ख़रीदें एंड दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, सिमिलर टू द GI टैग। मोर रेलेवेंस, मोर क्रेडिबिलिटी एंड मोर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्कीम, देखो पढ़ा नहीं था, याद आ गया। एक से दूसरी चीज़ याद आ जाती है, इसलिए तो मैं कहता हूँ इंटरलिंकेजेस अपने आप बैठ जाती हैं जब चीज़ें समझ आएँ। ये मैं रिवाइज़ करके नहीं आया, ये मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने ही, और उसके बाद ही मैं तो दिमाग में जो आता है वो आता है, इसीलिए बीच बीच में मैं फंबल करता हूँ टू बी ऑनेस्ट। पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017। कंक्लूजन देख लेते हैं। पॉलिसी कैजुअलनेस चाहिए, पॉलिसी कंसेंसस चाहिए, पॉलिसी प्रोएक्टिव इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। वर्ड मारो 3-4 फेंक के, योर कंक्लूजन विल बी सॉर्टेड। मिडिल इनकम ट्रैप देख लेते हैं यार, क्या होता है ये? बहुत देर से चर्चा में था और अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मेंशन दीज पॉइंट्स इन अदर क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। मिडिल इनकम ट्रैप एक ऐसी चीज़ है, इट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ल्ड बैंक। इट इज़ अ स्टेग्नेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम आफ्टर अ पॉइंट स्पेसिफिकली बिटवीन 1000 to 12,000। 1000 और $12,000 के बीच में जब पर कैपिटा इनकम स्टेगनेंट हो जाती है ना, तो समझ लो कि आपका देश मिडिल इनकम ट्रैप में फंस चुका है। इंडिया अभी 2500 में है और इसी पे अटका हुआ है, तो इंडिया अभी मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा हुआ है। कौन से स्टेजेस होते हैं इसके, निकलने का क्या तरीका है वो देखते हैं। सबसे पहले ये देखो, लेट मी चेंज द पेन। वेजेस बढ़ी, कोस्ट कंपेटिटिव एज मिला, वेजेस बढ़ी, लेबर आई, लेबर ने काम करना शुरू किया। एक्सपोर्ट्स फिर भी लो ही हैं, एक्सपोर्ट्स लो होने के कारण इनोवेशन कैपेबिलिटी बिल्ट नहीं हो पाई। ठीक है, इनोवेशन कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्ट नहीं हो पाई, तो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गई। और कॉन्क्रीट तरीके से समझते हैं। सबसे पहले स्टेज 0 होता है जिसमें वी फोकस ऑन एग्रीकल्चर, उसके बाद स्टेज 1 आता है जिसमें बेसिक सिंपल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन वी स्टार्ट, फॉर एग्जांपल वियतनाम इन इट्स करंट स्टेज। सेकंड, वी स्टार्ट सपोर्टिंग द इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग बट फॉरेन गाइडेड,
जैसे हम वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ को देख के गाइड शुरू करते हैं, स्टार्टअप्स में जीन्स को स्टार्ट करेंगे, ऐसी सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद ना एक ग्लास सीलिंग आ जाती है। ये ग्लास सीलिंग आ गई, जो ग्लास सीलिंग, क्यों ग्लास मतलब दिखता नहीं है, सीलिंग मतलब रुकावट, एक ऐसी रुकावट जो दिखती नहीं है। यहाँ पे आके ना मिडिल इनकम ट्रैप हो जाता है, मतलब यहाँ पे एक कंट्रीज यहाँ पे आके फंस जाती हैं, इससे आगे बढ़ नहीं पाती। इससे आगे क्या है, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी, इसके आगे क्या है, इनोवेशन एंड कैपेसिटी, ठीक है। ये सब यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाती, क्यों? क्योंकि ग्लास सीलिंग आ गई। अब ग्लास सीलिंग्स को टैकल करने का तरीका क्या है? हियर वी नीड टेक्नोलॉजिकल लर्निंग टू ब्रेक इट। टेक्नोलॉजी के ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, हैवी नॉलेज चाहिए टेक्नोलॉजी के ऊपर। उसके बाद यू विल ब्रेक इट एंड रीच टू मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। जब आपका R&D सेक्टर तगड़ा होगा, उसके बाद आप यहाँ पे पहुँच पाओगे। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी में साउथ कोरिया एंड ताइवान हैज़ मास्टर्ड। फुल इनोवेशन एंड कैपेसिटी में जापान और US इंक्लूड होंगे, ठीक है। इंडिया भी यहाँ पे है, जहाँ पे इंडिया को टेक्नोलॉजी लर्निंग और फोकस ऑन द R&D इज़ रिक्वायर्ड। कॉजेस देख लिया हमें यार, टेक्नोलॉजिकल लैग्स हैं, इसकी कमी है। उसके बाद स्टेगनेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं, उतने रिफॉर्म्स प्रोएक्टिवली नहीं हो रहे। सब्सिडीज़ हैं जो कि डिक्रीजेज द कम्पेटिटिवनेस आफ्टर अ पॉइंट। लोग आलसी हो जाते हैं, कहते हैं सब्सिडी मिल तो रही है, इतनी मेहनत करके R&D क्यों करनी, इनोवेशन क्यों लेके आनी। जैसे एग्जांपल MSP, लोग कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ उतना जा ही नहीं रहे फार्मर्स, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वीट और राइस के ऊपर MSP सब्सिडी मिल रही है, अगर एक बार बन गया तो उसके बाद सब्सिडी तो मिल ही जाएगी, MSP मिल ही जाएगा, तो इतनी फ़िक्र क्यों करनी, पैसे तो मिल ही जाएंगे ना, जितने से गुजारा हो जाएगा। करप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन में, हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सब पढ़ सकते हो आप। सोल्यूशन क्या है? वही R&D। इंडिया अभी 0.2% कर रहा है, रिकमेंडेड कितना है 2%, अमेरिका कितना करता है 2.8%, चाइना कितना करता है 2.1%, जर्मनी कितना करता है 3.1%। ऐसी चीज़ें लिखो ना। सनसेट क्लॉज लेके आओ। सनसेट क्लॉज मतलब अगर एक सब्सिडी आई है या कोई स्कीम आई है, एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगी, दिस इज़ सनसेट क्लॉज, कि जो तुम्हारा जो सन है वो एक टाइम के बाद सेट हो जाएगा, टू एंड सब्सिडीज़। टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजिकल पार्क्स, हार्डवेयर एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजिकल पार्क्स, ये दीज आर सिमिलर टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन यार। एक्सपोर्ट करने के लिए ये कुछ ऐसी पार्क्स हैं, इनमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट किया जाता है, इनमें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट में और कौन सी चीज़ें हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट यूनिट्स। वर्ड्स फेंके मारो। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट तैयार करता था, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट तैयार करता था, जिसमें डेफिनेशन देख लेते हैं। अब तो ये डिसकंटिन्यू कर दिया बिकॉज ऑफ सम एलिगेशंस रिलेटेड टू करप्शन एंड सिमिलर थिंग्स लाइक दैट, के बायस्ड है वर्ल्ड बैंक काफ़ी, और दिस इज़ हाउ इट मैनिपुलेट्स द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। ओवरऑल environment and processes in a country that facilitate starting, opening and growing of a business, कि बिज़नेस कितनी आसानी से चल सकता है, उसकी प्रोसेसेस और इन्वायरमेंटल या वर्क कल्चर को देखना, किस लेवल का वर्क कल्चर है, किस लेवल का इन्वायरमेंट है, उस प्रोसेस को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए कुछ पैरामीटर्स दिए थे, वो 10 पैरामीटर्स हैं विच डिटर्मिन्स के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कितना है एक देश में। वो पैरामीटर्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। ये पैरामीटर्स एज इट इज़ कैन बी यूज्ड फॉर पॉइंट्स ऑफ योर आंसर। जब भी इनोवेशन की बात है, जब भी बिज़नेस को प्रमोट करने की बात है, वो डायरेक्टली दे माइट नॉट आस्क ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन वी हैव गॉट सम क्रेडिबल रेलिवेंट पॉइंट्स, ट्राई टू यूटिलाइज इट, याद कर लो। और उसके साथ ही में इंडिया ने जो सोल्यूशंस लिए हैं वो भी मैंने इसलिए लिख दिए, ये देखो हरे हरे में, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि स्टार्टिंग अ बिज़नेस, एक बिज़नेस को स्टार्ट करना है, कंस्ट्रक्शन परमिट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कैसी अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी की कि नहीं, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, कितनी टाइम में प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाती है, एक्सेस टू क्रेडिट, लोन वगैरह मिलता है नहीं मिलता, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्रॉपर सर्वोदय है, सोशल इंक्लूजन है कि नहीं है, कि ट्राइबल्स को ऐसे छोड़ा हुआ है, SC ST को ऐसे छोड़ा हुआ है, पेइंग टैक्सेस, कितना आसान है टैक्स पे करना, ट्रेड, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, रिजॉल्विंग इशूज़ लाइक IBC। अब इंडिया ने इनके लिए कौन से स्टेप्स लिए वो इसके सामने लिखे हैं। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इंडिया ने ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है स्टार्टेड। कंस्ट्रक्शन परमिट के लिए बाय लॉज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ हैज़ बीन अमेंडेड, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए PM उज्ज्वला योजना आ गई, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी के लिए लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन आ गई, DILRMP, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट प्रोग्राम, हमने लैंड रिफॉर्म्स में किया था, रिमेंबर। एक्सेस टू क्रेडिट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 10 लाख तक के लोन मिल जाएंगे आपको क्रेडिट फ्री, ठीक है, MSMEs के लिए। स्टार्टअप इंडिया फंड 23,000 करोड़
टोटल कॉर्पस था इसका क्रेडिट के लिए। 59 मिनट्स में लोन मिल जाएगा। ये स्टेप्स उठाए हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में सेबी ने गाइडलाइंस इशू की थी कि ये माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट भी मस्ट नॉट बी सफर्ड। जीएसटी आ गया टैक्सेस के लिए। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ गई। एमआरटीपी और फेमा को हटा दिया गया। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आईबीसी आ गई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। ठीक है, एक मिनट, लेट मी रीड इट। ठीक, चैलेंजेस देख ले यार। आर्केक लेबर लॉज हैं। फैक्ट्रीज एक्ट इनकन्सिस्टेंट विद वेजेस एक्ट। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इज़ 14%। अमेरिका के कितनी है? 9%। और इंडिया का एम कितना है? टू मेक इट 8% अकॉर्डिंग टू नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। ठीक है, लॉजिस्टिक्स में हमने ये पढ़ा है। एफटीएज हर्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स। क्यों? क्योंकि देखो, अब ये भी डेटा मैंने आज ही पढ़ा था। एफटीए में इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं 16% ग्रोथ से, और इंडिया के इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं 16% ग्रोथ से, और एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं सिर्फ 13% रेट से। जो बीच में 3% का गैप है वो डेफिसिट है ना, वो मतलब इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है एफटीए के कारण। तो इस कारण एफटीए हर्ट्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। प्लस एफटीएज में सामान सस्ता मिलता है तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो वैसे भी हर्ट होती है, क्योंकि बाहर से सामान ऑलरेडी सस्ता मिल रहा है। हायर टैक्सेशन, टैक्स टेररिज्म की बात की है हमने इंटरनल सिक्योरिटी में। ठीक है, स्टेप्स बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं? अब देखो, अब ये सारे स्टेप्स भी तो लिख सकते हो ना। उसके अलावा सब मेजर स्टेप्स देख लो, यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, पढ़ लेना। ये जो 29 लेबर लॉज हैं ये तो हमने पढ़ लिया। 29 लेबर लॉज हैं। दीज हैव बीन अमेलगमेटेड टू 4 लेबर कॉड्स। ये 4 लेबर कॉड्स नेक्स्ट लेक्चर के एंड वाली जो शीट होगी उसमें लिखे हुए हैं मैंने। इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम्स। वे फॉरवर्ड में फोकस ऑन कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स। वे हेड में इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बात करना। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो पीछे की है उसके सेम पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। पढ़ लिया ना ये सब? हाँ, ये सब हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 इसकी बात करते हैं। क्या चीज़ है? इट इज़ अ नेम गिवन टू करंट ट्रेंड ऑफ ऑटोमेशन, इंटरकनेक्टिविटी एंड डेटा एक्सचेंज इन मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देख लेना, फोर्थ ही है। फर्स्ट वाज बेस्ड ऑन मैकेनिकल के आयरन स्टीम इंजन की बात कर रहे हैं। सेकंड वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल, इंटरनल कंबशन इंजन आ गए, इंटरनेट आ गया। थर्ड में अपने कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी आ गई। फोर्थ में डिजिटल है। डिजिटल और इंटरनेट कैसे अलग हैं? डिजिटल इंक्लूड्स लार्जली एआई, बिग डेटा एनालिटिक्स, एनालिसिस करता है कंप्यूटर खुद। ह्यूमनॉइड इंटेलिजेंस आ गई। डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी आ गई, फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग, डिजिटल करेंसी, ये वो। ठीक है, एमएसएमईज हाईलाइटर। MSME is defined on the basis of investment and turnover size. Can be in the manufacturing and service sector also. अब यहाँ पे टेक्निकल डेफिनेशन दे दी, ये समझ नहीं आएगा, मैं ये लिख ही देता हूँ। जब आपकी इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम हो और उसके ऊपर आपको जो रिटर्न है वो 100 करोड़ से कम हो, ये इन्वेस्टमेंट, ये रिटर्न, इट मेक्स योर कंपनी और योर एंटरप्राइज एज MSME। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा बढ़ गई तो वो MSME नहीं रह जाएगी। ठीक है, दिस इज़ द क्राइटेरिया गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कि MSME ऐसे हम डिफ़ाइन करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 30% इन द GDP अकॉर्डिंग टू इन्वेस्ट इंडिया रिपोर्ट। एक्सपोर्ट 48% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स MSME द्वारा होता है। एम्प्लॉय मोर देन 11 करोड़ पीपल। 45% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में MSME का रोल है। अगर मैन्युफैक्चरिंग 100 पीसेस कुछ निकाल रही है या 100 यूनिट्स आउटपुट दे रही है तो उसमें से 45% आर बीइंग मेड बाय MSME। रेजिलिएंट है, बेस्ड ऑन लोकल डिमांड्स। बाहर कुछ हो रहा है, बाहर दूसरे देशों में कुछ हो रहा है, ग्लोबल क्राइसिस आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन लोकल इंडस्ट्री। मोर देन 50% ऑफ द स्किल्स थ्रू इट। ओके, इंडिया में क्या है कि ओनली 5% आर फॉर्मली स्किल्ड। ठीक है, 5% लेबर फोर्स इज़ फॉर्मली स्किल्ड। 95% है वो काम करके धक्के खा के सीखती है। ठीक है, और उस 95% में से भी मोर देन 50% एक्चुअली एडेड टू मोर देन 60% MSME द्वारा सिखाया जाता है, यहाँ पे काम करके सीखती है। ठीक है,
कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, क्या इशूज़ हैं? 94% MSME इज़ इनफॉर्मल, ओनली 4% हैज़ एक्सेस टू क्रेडिट, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं है, लेबर ओरिएंटेड है, रेगुलेटरी लिमिटेशंस हैं, ड्वार्फिंग की इशू है। ड्वार्फिंग एक वर्ड है, इकोनॉमिक सर्वे 2021 ने दिया था, हमने ये पढ़ा भी है कि बिज़नेस एक टाइम के बाद बढ़ नहीं पाते जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर लो, ठीक है। तो ये ड्वार्फिंग का इशू है। पुअर एक्सेस टू मार्केट स्कीम्स, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट स्कीम, ज़ीरो इफेक्ट डिफेक्ट फोकस्ड ऑन के क्वालिटी में कमी ना हो, डिफेक्ट ना आए। ज़ीरो इफेक्ट मतलब इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट ना हो, तो ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर MSME, एस्पायर स्कीम टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी, MSME समाधान स्कीम, पोर्टल टू मॉनिटर डिलेज इन द पेमेंट, कि MSME को किसी ने पैसे देने हैं, अगर वो पैसे उन्हें नहीं मिले तो वो समाधान पोर्टल पे आ जाएगा। तो इन्हें ट्रैक करने के लिए, इन ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक करने के लिए ये समाधान पोर्टल बनाया गया कि MSMEs को पैसे वगैरह मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। अगर नहीं मिल रहे, इनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो देन अथॉरिटीज़ विल टेक देयर कॉन्सिक्वेंट एक्शंस। उद्योग आधार मेमोरेंडम, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है वैसे एक छोटे उद्योग का भी आधार कार्ड की तरह एक मेमोरेंडम बनाया जाता है, ठीक है। MSME संबंध, अब ये संबंध समाधान, यू कैन कोट देम, पब्लिक प्रोक्योरमेंट फॉर MSME। और ये जो सारा कंटेंट है ना, यू कैन यूज़ इट फॉर योर essay एज वेल, ठीक है, संकोच नहीं करना कोई भी। इकोनॉमिक सर्वे की कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि डू नॉट इंसेंटिवाइज स्मॉल फर्म्स, इंसेंटिवाइज इन्फेंट फर्म्स। फ़र्क क्या है? स्मॉल फर्म्स वैसी जो काफ़ी टाइम से चल रही हैं लेकिन अभी भी स्मॉल है, इन्फेंट फर्म्स ऐसी जो अभी नई नई खुली हैं, जिनमें पोटेंशियल है, न्यूली इस्टेब्लिश्ड हैं। ये तो समझ आ गया कि इतनी देर से ये कुछ कर नहीं रही आगे, लेकिन ये जो नई खुली हैं इनके पास ज़्यादा स्कोप है टू एक्सपैंड, टू एक्सप्लोर एंड टू बिकम मोर बिग और बिगर। रीओरिएंटेशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, के स्टार्टअप्स को ये स्टेटस मिलना चाहिए कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स शुड ऑल्सो इंक्लूड द स्टार्टअप्स इन इट्स एम्बिट। UK सिन्हा कमेटी गिव सम रिकमेंडेशंस के नेशनल काउंसिल फॉर MSME, अब ये तो ठीक है, PPP के लिए एक कमेटी थी, मैंने 3-4 बार बताया, इसके ऊपर हमने स्पेसिफिकली भी पढ़ा। वो कौन सी कमेटी थी? अभी पॉज करो और नीचे लिखो, नहीं याद आ रहा? अब आई होप लिख दिया होगा 1-2 जनों ने, तो अगर नहीं भी लिखा होगा तो ठीक है, मैं बता दूं कि दैट वाज विजय केलकर कमेटी। उसने भी ऐसी रिकमेंडेशन दी थी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस फॉर PPP चलाओ, PPP 2.0 चलाओ, इंस्टीट्यूट वगैरह चलाओ PP के लिए। वैसे ही MSME के लिए नेशनल काउंसिल फॉर MSME, ये किसने कहा? UK सिन्हा ने। इनको याद रख लेना आप, टू मेंशन। UK सिन्हा ने कहा कि नेशनल काउंसिल फॉर MSME इस्टेब्लिश करो, नॉन प्रॉफिट स्पेशल पर्पस व्हीकल इस्टेब्लिश करो, MSME डेवलपमेंट कमिश्नर को बिठाओ, जेम पोर्टल को एक्सपेंड करो। जेम पोर्टल क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, के गवर्नमेंट को कुछ प्रोक्योर करना है, उसकी ये मार्केट प्लेस है, गवर्नमेंट शुड प्रोक्योर इट फ्रॉम हेयर। MSME क्लस्टर्स क्रिएट कर दो। अब ये कुछ डायग्राम्स है जो मैंने इकोनॉमिक सर्वे से उठाए थे। ये फिगर है द GDP शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर, के ये देखो, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये है एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर देखो कैसे बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर कम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टेगनेंटली बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे करके कितना धीरे बढ़ रहा है, और वैसे सर्विस सेक्टर देखो कैसे ऊपर को जा रहा है सीधा। तो ये डायग्राम यू कैन ड्रॉ इट एज इट इज़। और सॉल्व कैसे करते हैं इश्यूज़, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ड्वार्फिंग, मिडिल इनकम ट्रैप, प्रमोट इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेजेस। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने रिपीट की हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। ट्राई टू रिक्रिएट इट, रिप्रोड्यूस इट, ठीक है। गवर्नमेंट बजटिंग, पेन को मोटा कर लेते हैं, गवर्नमेंट बजटिंग, ठीक है। यहाँ पे आगे PYQs हमने सारे पूरे कर लिए, PYQs रिलेटेड टॉपिक्स विच वर इंपॉर्टेंट एंड स्टिल हैज़ नॉट बीन आस्क्ड। गवर्नमेंट बजटिंग, गवर्नमेंट बजटिंग देखते हैं एक बार, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल पॉलिसी, उसके कंटिन्यू, ठीक है, विल बी सॉर्टेड फॉर इट। गवर्नमेंट बजटिंग, ये सारा प्रीलिम्स का प्रोसेस है, ठीक है। प्रीलिम्स में हमें पता है कि वो क्या करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम इश्यूज़। बताओ जी कि क्या इश्यूज़ आर देयर इन द गवर्नमेंट बजटिंग, हाउ कैन वी इम्प्रूव इट, हाउ व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट हैव बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। प्रीलिम्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स पब्लिशेस इट, ठीक है। इट इज़ अ फाइनेंशियल प्लान फॉर अ डिफाइंड पीरियड। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं फॉर द अपकमिंग ईयर। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं? प्रोजेक्टेड रेवेन्यू इंक्लूड होता है, एक्चुअल रिसीट्स इंक्लूड होती हैं प्रीवियस ईयर की, प्रोसेस क्या है, प्रेजेंटेड बजट है, उसके बाद जनरल डिस्कशन होगी, कमेटीज़ बैठेंगी, डिटेल्ड एंड डिस्कशन होगी, वोटिंग होगी, अप्रोप्रिएशन बिल होगा, फाइनेंस बिल होगा। अप्रोप्रिएशन बिल किसके लिए? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी विड्रॉ करने के लिए। फाइनेंस बिल टू कलेक्ट टैक्सेस, ठीक है। ये प्री का सामान हो गया, साइड करो, ओके। अब आते हैं इश्यूज़ पे।
सेकंड ARC, ये इश्यूज़ मैं नहीं बता रहा, ये सेकंड ARC रिपोर्ट है, उसकी सेकंड ARC की 11th रिपोर्ट है, स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये रिपोर्ट का नाम है, ठीक है। ये रिपोर्ट भी पढ़ेंगे, 15 रिपोर्ट्स हैं शायद, ये सारी रिपोर्ट 15 पता नहीं 12 रिपोर्ट्स हैं, वो सारी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, उनके नाम पढ़ेंगे, सो दैट यू कैन मेंशन देम एटलीस्ट। तो सेकंड ARC की 11th रिपोर्ट ये इश्यूज़ बताती है। क्या इशू है? सबसे पहले बताती है कि मार्च रश इज़ अ रियल थिंग, कि जो नॉन लैप्सेबल फंड्स हैं, जो लैप्सेबल फंड्स हैं, जो मार्च में जाके लैप्स हो जाएंगे, तो मिनिस्ट्रीज़ क्या करती हैं, मार्च के पास आके फालतू खर्चे करने शुरू कर देती हैं, ताकि जो एलोकेटेड फंड्स हैं उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। तो ये मार्च रश होता है, ठीक है। सॉरी, इनकन्सिस्टेंसी है किस में? आउटलेज़ में। आउटलेज़ क्या होता है? बजट। आउटपुट में, कि हमें क्या रिज़ल्ट मिला, आउटकम में, उस रिज़ल्ट की क्या क्वालिटेटिव आउटकम था, मतलब दिखाता हूँ। ये हम कंक्लूजन में भी मेंशन कर सकते हैं। मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा और टेक्निकल लगा, तो मैंने कंक्लूजन के लिए इसे रख दिया था। दिखाता हूँ, एक मिनट बताता हूँ। आउटलेज़ हमारा बजट है। हम पहले क्या करते थे कि बजट कितना होगा उसके ऊपर से वी आर गोइंग टू जज। फॉर एग्जांपल, अगर इस साल 200 करोड़ दिया किसी एक स्कीम को या मिनिस्ट्री को, अगले साल हम 300 करोड़ देंगे, हम इसे मान लेते थे कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। लेकिन फोकस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करना चाहिए कि उसका रिज़ल्ट क्या निकल रहा है वो पता करो ना। रिज़ल्ट क्या है? अगर स्कीम है कोई मिड डे मील स्कीम, तो क्या बच्चों की इनरोलमेंट उससे बढ़ रही है? बच्चों में न्यूट्रिशन की मात्रा उससे बढ़ रही है? अभी भी तो माल न्यूट्रिशन नहीं है, वो प्रॉपर बैलेंस डाइट वेदर दे आर गेटिंग और नॉट। आउटपुट, फॉर एग्जांपल बजट, आउटपुट फॉर एग्जांपल स्कूल नंबर कंस्ट्रक्टेड, नंबर ऑफ स्कूल्स कंस्ट्रक्टेड। आउटकम क्या है कि स्कूल तो बन गए, कंस्ट्रक्ट भी हो गए, लेकिन लर्निंग आउटकम्स उससे बढ़ी कि नहीं? मेन फोकस इज आउटकम हेयर नाउ, ठीक है। तो हमें जब कंक्लूजन लिखेंगे हम क्या लिखेंगे कि वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम आउटलेज टू आउटपुट। ये एग्जांपल देखें, नाउ आवर मेन फोकस शुड बी एम्फेसाइजिंग ऑन टूवर्ड आउटकम, कि लर्निंग आउटकम्स कैसी हैं। इनएडिक्वेट फाइनेंस फॉर ऑपरेशन, मोर डेट रिडन, के डेट, अभी इसके रिलेटेड भी डेटा है, डेट टू GDP रेशियो लिख दो कितनी है। नो लिंक्स पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग, बजटिंग, शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट ओरिएंटेशन, फॉर एग्जांपल लोन्स वेवर। लोन्स वेवर कहाँ पे पढ़ा था? एग्रीकल्चर में पढ़ा था। यहाँ पे डेट टू GDP रेशियो लिख दो। टैक्स बॉयंसी है, प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट ऐसे 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 आते हैं। टैक्स बॉयंसी। रिफॉर्म्स कौन से इंट्रोड्यूस हुए? प्लान, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हैज़ बिन गॉन विद, डिलीट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। रेलवे बजट हैज़ बिन मर्ज्ड विद द रेगुलर बजट। नो वोट ऑन अकाउंट नाउ बिकॉज बजट की डेट 1 महीना आगे बढ़ा दी। यूज़ ऑफ PFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, टू ट्रैक ऑन फंड्स। टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन, ई स्क्रूटनी, ई कंसल्टेशन, ई एडजुडिकेशन, ये सारी चीज़ें आ गई। पेपरलेस इकोनॉमिक सर्वे होता है, ये बजट होता है। रिफॉर्म हो गए। रिफॉर्म्स के बाद इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, जितनी लिखी है लिखो, वरना मैं ये सब पढ़ता नहीं हूँ, मैं खुद वहाँ पे एनालिटिकल एबिलिटी से सॉल्व करता हूँ। टाइप्स ऑफ बजट्स कैसे हैं? वैसे ये है, ये भी प्रीलिम्स के लिए, लेकिन ये पूछ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जीरो बेस बजटिंग, इसमें कैसे होता है मैं यहाँ से नहीं पढ़ के बताऊँगा। जीरो बेस बजटिंग मतलब लास्ट ईयर हमने जो बजट बनाया था उससे इंडिपेंडेंटली वी आर गोइंग टू प्रिपेयर बजट दिस ईयर। फॉर एग्जांपल, एक मिनिस्ट्री ए है, एक मिनिस्ट्री बी है। लास्ट टाइम इसे 200 करोड़ एलोकेट हुए थे और इसे 150 करोड़ एलोकेट हुए थे। इस साल हम इनकी परफॉर्मेंस को बिना ध्यान देते हुए हम एलोकेट रिफ्रेशली करेंगे। हो सकता है ए को इस बार 300 करोड़ मिल जाए और इसे सिर्फ 50 करोड़ ही मिले। वैसे प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है कि फॉर एग्जांपल ए को या तो 150 करोड़ मिल गए और इसे 200 करोड़ मिल गए, ठीक है। चलो भाई, डिलीट। जेंडर बेस्ड बजटिंग, वही कि महिलाओं की तरफ ज़्यादा बजट जाना चाहिए। पार्ट ए, 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए जिसमें सारी स्कीम्स जो 100% बजट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द वुमेन वेलफेयर। पार्ट बी जिसमें एटलीस्ट 30% हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द वुमेन वेलफेयर। थर्ड इज़ परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, वही आउटले, आउटपुट, आउटकम बेस्ड। लाइन आइटम बजटिंग के जो सब डिपार्टमेंट है उनके जो खर्चे हैं एट द रूट लेवल, उसको ध्यान रख के, जैसे मिनिस्ट्री के अंदर कोई डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट के अंदर कोई सब डिपार्टमेंट या ऑफिसेज हैं, उनके ग्राउंड लेवल पे खर्चे कितने हैं, उन्हें एक्चुअल नीड कितनी है, उसके बेसिस पे लाइन आइटम बजटिंग की जाती है, ठीक है। प्रोग्राम बजटिंग के कोई स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल मनरेगा, यह लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्पेंड करेंगे स्वच्छ भारत मिशन पे अपने प्रोपोर्शन में, ठीक है, जितना भी उनमें असाइंड होगा पैसा, कि सारी मिनिस्ट्रीज़ का खर्चा, सारी मिनिस्ट्रीज़ इन प्रोग्राम्स का खर्चा उठाएंगी, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन ना निकले, फॉर एग्जांपल
अब बजट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया एंड यू आर अनेबल टू सॉल्व इट, आपको ये सब याद ही नहीं आ रहा, ठीक है, ये सब याद ही नहीं आ रहा, क्या करोगे? आपने प्रीलिम्स के लिए ये पढ़ा है ना, गवर्नमेंट बजटिंग में रेवेन्यू बजट होता है, कैपिटल बजट होता है, कैपिटल में कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फर्दर टैक्स रिसीट्स, टैक्स एक्सपेंडिचर, ये बन जाएगा आपका सप्लाई चेन। इनमें से क्वेश्चन जनरेट करने की कोशिश करना, आंसर जनरेट करने की कोशिश करना कि अगर यहाँ से टैक्स कम आ रहा है यहाँ पे बनाओ, यहाँ से कम आ रहा है तो यहाँ पे पैसे बनाने की कोशिश करो, यहाँ से अगर हमारा पैसा जा रहा है तो यहाँ से पैसे लेके आओ, अगर हमें हमारा इतना % इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है लोन की तो इसे कम करो, ऐसी चीज़ें, ठीक है। और ये तभी निकलेगा जब दिमाग खुला होगा एंड यू हैव रिगरसली प्रैक्टिस्ड फॉर इट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, capital expenditure has not been mentioned explicitly in the main syllabus but since it is very important for prelims तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब दो चीज़ें हो रही हैं, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, या हमारी लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं, मतलब लोन्स वगैरह हमने पे ऑफ कर दिए, ठीक है, रीपे हो गया लोन का। इंपॉर्टेंस क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर की? सबसे पहले तो देखो केन्जियन थ्योरी है, केन्जियन थ्योरी ने कहा कि जब बूम का फेज़ आएगा तब हमें पैसे नहीं खर्च करने, तब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना, तब तो बूम में मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तगड़ी हो रही है, प्राइवेट इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, इस वक्त हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जब बेन आएगा ना, जब हमारा मंदी चल रही होगी, रिसेशन होगा, तब गवर्नमेंट शुड इंक्रीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये केन्जियन थ्योरी लिख देना, ये डायग्राम यू कैन मेक, ठीक है। इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लायर इफेक्ट फॉर एग्जांपल 2.45, ये एक्चुअल है जो चल रहा है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्राउड इन होगा जब गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। हमने अच्छा वो भी तो पढ़ा था कि बताओ, वर्ल्ड बैंक जब डेटा पढ़ा था कि 1% ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज़ बीइंग मेड बाय, वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि जब गवर्नमेंट 1% पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है तो उसके बाद 2.5% 1.5% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है, ऐसे कुछ था, ठीक है, डेटा नहीं याद आ रहा मुझे। और IMF ने भी कहा था कि 1% जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगी, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो क्या होगा, 10% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी, 2.5% GDP इंक्रीज़ होगी, ऐसे एक और था, और क्या था, 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। और वर्ल्ड बैंक का भी डेटा ऐसे याद आ गया, ऐसे कुछ था, इससे याद आया 1% increase in the public in the capital expenditure will lead to 1% in increase in the GDP, ये डेटा था। अब क्या ये नहीं लिख सकते यहाँ पे इसके फ़ायदे में? बिल्कुल लिख सकते हो। शिफ्ट फ्रॉम कंजम्पशन ड्रिवन टू इन्वेस्टमेंट ड्रिवन, प्लग गैप्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट स्टडी टॉपिक्स। हाँ ये देखो, ये मैं यहाँ पे मैंने खुद के लिए लिख दिया कि जो स्टडी टॉपिक्स हैं वो लिख दो, मेक इन इंडिया के बारे में लिखो, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, लॉजिस्टिक्स, इन सब के बारे में लिखो ना, जो पढ़ चुके हो इतना। ये क्या है, क्या लिखा है ये मैंने, इश्यूज़, ओके, इश्यूज़ यार सिंपल है इसलिए मैंने ज़्यादा लिखे नहीं। उसके बाद इसका सॉल्यूशंस क्या है इश्यूज़ का, EODB, कट डाउन, इनएफिशिएंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, इतने के बाद ना देखो, मैंने सबसे पहले GS4 किया था, GS4 के बाद जब GS3 मैंने स्टार्ट किया ना, एंड में मैंने इकोनॉमी की। जब एंड में मैंने इकोनॉमी की ना, यहाँ तक आते आते देख लो मेरे नोट से आपको पता चल रहा होगा कि मैं समझ गया था कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी। एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए, वो मेरी डेवलप हो रही थी, हो चुकी थी, क्योंकि मैंने इवन बिफोर मेकिंग द नोट्स आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फॉर द आंसर्स। तो ये हो जाएगा, आपको इन सभी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नोट्स भी, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ये तो चलो वैल्यू एडिशन है काफ़ी अच्छी, पर वैसे नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे। तब वो सिर्फ 4 पेजेस के नोट्स काम आएंगे जो मैंने आपको बताए हैं, जो मैं आपको यहाँ पे दूंगा। बिलीव मी, 4 पेजेस के नोट्स, योर इकोनॉमी विल बी सॉर्टेड। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट की इम्प्लीकेशंस क्या हैं? प्रीलिम्स में पढ़ा है। फिस्कल डेफिसिट कुछ नहीं है कि आपको आसान भाषा में कि आपका खर्चा ज़्यादा हुआ, गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा हुआ, गवर्नमेंट के पास पैसा कम आया तो डेफिसिट होगा, ठीक है। अब इसके 2 साइकिल्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मान लो लोअर फिस्कल डेफिसिट है, मतलब गवर्नमेंट का उतना खर्चा नहीं आया, डेफिसिट कम ही है, ठीक है। कम होगा तो गवर्नमेंट कम बोरो करेगी, कम बोरो करेगी तो बैंक्स के पास पैसे ज़्यादा बचेंगे, तो क्राउड इन होगा प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर अपने लोन ले पाएगा, क्रेडिट ले पाएगा और फर्दर इन्वेस्ट कर पाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर दे विल बी क्राउड इन। उसके बाद क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडेड है तो हायर इन्वेस्टमेंट होगी, हायर इन्वेस्टमेंट तो हायर GDP, देयरफॉर हायर ग्रोथ रेट, और उसके बाद ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा, हायर फिस्कल डेफिसिट है तो गवर्नमेंट सब ज़्यादा बोरो कर लेगी, प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा ही नहीं बचेगा अडानी अंबानी के पास कि वो लोन ले पाएँ, तो क्राउड आउट हो जाएगा, लो इन्वेस्टमेंट होगी, लो रिटर्न होगी, तो ऐसे हायर फिस्कल डेफिसिट नुकसान करता है, लोअर फिस्कल डेफिसिट फ़ायदा करता है, ठीक है।
फिर से डायग्राम आ गया, ये इकोनॉमिक सर्वे से उठाया हुआ है रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट्स कि ये फिजिकल डेफिसिट है, ये देखो ऐसे 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 बढ़ रहा है, ये बना सकते हो आप। मेजर्स एनके सिंह कमेटी, अब बताओ एमएसएमई के लिए कौन सी कमेटी पड़ी थी, कौन सी कमेटी थी, नाम लिखो उसका पॉज करके। आई होप यू हैव रिटन इट। कौन सी थी? यूके सिन्हा कमेटी। और पीपीपी के लिए कौन थी? विजय केलकर कमेटी। ठीक, ऐसे ही एक्टिवली रिकॉल करना पड़ेगा तभी याद होगा। एनके सिंह कमेटी, फिजिकल काउंसिल को इस्टेब्लिश करो और कि एक बजट मैनेजमेंट एक्ट बनाओ, एफआरबीएम को डिलीट करो, टैक्सेशन बेस को इंक्रीज़ करो। अभी सिर्फ इंडिया के 2.4% आर द टैक्स पेयर्स। डिसइन्वेस्टमेंट एंड मोनेटाइजेशन, रैशनल सब्सिडीज, सनसेट क्लॉज, नो गवर्नमेंट बिजनेस इन डूइंग बिजनेस, जो मैंने बातें की वही। फिजिकल पॉलिसी, हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी है प्रीलिम्स के लिए, हमने फिजिकल पॉलिसी हमने देखा है, बस उसी फिजिकल पॉलिसी की बात की है। फिजिकल पॉलिसी क्या कहती है कि गवर्नमेंट को कितना एक्सपेंडिचर करना चाहिए, कितनी सब्सिडीज़ देनी चाहिए, ठीक है, और कितना फाइन्स वगैरह, टोल्स वगैरह ये सब कलेक्ट करना चाहिए, वो वही पॉलिसी है बस। रिगार्डिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बोरिंग एंड टैक्सेशन टू अचीव वेरियस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। एक्सपेंशनरी कैसी है कि गवर्नमेंट स्पेंड ज़्यादा करे, टैक्सेस कम ले, तो एक्सपेंशन हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शनरी के कौन सी हैं? जो गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा ले ले और स्पेंड कम करे। इस केस में फिजिकल डेफिसिट होने की ज़्यादा संभावना रहती है क्योंकि एक्सपैंड हो रहा है। इस केस में फिजिकल सरप्लस होता है, लेकिन अच्छा यही है, लिमिट में अच्छा यही है, तो बैलेंस चाहिए, ठीक है। मेजर मेजर्स कौन से हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये वो यार सारी एक्सप्लेंड बातें, बस आगे एग्जांपल्स दिए मैंने, वही वैल्यू एडिशन है कि हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा आ गए, बॉन्ड, किसान विकास पत्र आ गए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आ गए, राशनिंग एंड प्राइस कंट्रोल, रेगुलेशन ऑफ वेजेस एग्जाम्पल मनरेगा, यहाँ पे सोशल ऑडिट, जेंडर बेस्ड बजटिंग आ गई। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? वो लिख दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी को इम्पैक्ट करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, जीडीपी फॉर्मुलेशन, गवर्नमेंट और वो क्या कहते हैं उसे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को प्रमोट करती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल, कस्टम, वही हार्ले डेविडसन, ठीक है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करती है कि कस्टम वगैरह लगा दिए ज़्यादा हार्ले डेविडसन पे, वरना लोग बुलेट छोड़ के सिर्फ हार्ले डेविडसन ही लेंगे। डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या है? जो डेफिसिट हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट है, उसे फाइनेंस करना थ्रू इसके कई वो हैं मेथड्स हैं, एक्सटर्नल डेट लेके, इंटरनल डेट लेके, या मोनेटाइजेशन डायरेक्टली कर लेना बाय प्रिंटिंग न्यू मनी। इनडायरेक्टली कैसे होता है? OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये हमने पढ़ा है मॉनेटरी पॉलिसी में। क्वालिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स एक्चुअली क्या होता है? RBI sells and buys government securities on the behalf of the government. This is nothing but open market operations. डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के नुकसान फ़ायदे क्या हैं वो देख लिया, नुकसान ही है ज़्यादा, फ़ायदे तो एक दो ही लिखना, इतने फ़ायदे तो है भी नहीं। FRBM एक्ट 2003 किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बस देखो, अब मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं जो ज़रूरी हैं, बस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा FRBM, ठीक है। इंडिया को इंडिया के फिजिकल कंसोलिडेशन करना, इंडिया में फिजिकल डिसिप्लिन लाना, इंस्टीट्यूशनल डेफिसिट को क्रिएट करना, इंस्टीट्यूशनल डेफिसिट को प्रिवेंट करना। प्रोविजंस क्या हैं? कि फ्रेमवर्क क्रिएट करना फॉर फिजिकल कंसोलिडेशन, डिक्रीज फिजिकल डेफिसिट टू 3% ऑफ द GDP, एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट। 3 पॉलिसी स्टेटमेंट होते हैं, ये हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, मिडिल टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पॉलिसी। ऑफ बजटिंग बोरिंग क्या होता है? कि बजट के वैसी बोरिंग जो बजट में कैलकुलेट नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। वो जब लोन लेगी ना तो वो ऑफ बजट बोरिंग होगा, मतलब वो बजट में गिना नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट बैकिंग होती है उसे। अल्टीमेटली अगर ये FCI पैसा ना दे पाई तो गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेट लायबिलिटी लाइज ऑन द गवर्नमेंट इटसेल्फ। बोरिंग बाय PSUs बेस्ड अपॉन गारंटी ऑफ रीपेमेंट बाय गवर्नमेंट। 2023-24 बजट में ऐसी कोई बोरिंग नहीं थी, ठीक है। कंसर्न्स क्या हैं? कि पार्लियामेंट्री फिजिकल कंट्रोल को बाईपास कर देती है एग्जीक्यूटिव से, गवर्नमेंट फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को रिड्यूस करती है, फिजिकल डिसिप्लिन को रिड्यूस करती है, इनहेंस फिजिकल रिस्क। तो उसके सोल्यूशंस क्या हैं? कैग ने रिकमेंडेशंस दिए, अब यहाँ से रिकॉल करो कि कैग का आर्टिकल कौन सा है? 78, ठीक है ना। कैग ने रिकमेंडेशंस दिए, क्या रिकमेंडेशंस दिए? कि फॉर्मुलेट फ्रेमवर्क फॉर ऑफ बजट बोरिंग, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। उसके अलावा इनहेंस डिस्क्लोजर ऑफ बजट बोरिंग टू द पार्लियामेंट, डिस्क्लोज OBB in the disclosure statement in the budget. एनके सिंह कमेटी, एनके सिंह का नाम बहुत आ रहा है बार बार। एनके सिंह कौन है? 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं एनके सिंह। फिजिकल मैनेजमेंट के लिए इन्होंने बातें की है कि
ये कमेटी बनाई किस लिए गई सबसे पहले? टू रिव्यू द FRBM एक्ट। इन्होंने कहा कि जो एस्केप क्लोज है इससे कंटिन्यू करना चाहिए। एस्केप क्लोज क्या है कि इन केस ऑफ इनकंटिजेंसीज वी आर अनेबल टू ब्रिंग डाउन द फिजिकल डेफिसिट टू 3% ऑफ द GDP, तो हम इसे आगे एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, आगे लेके जा सकते हैं ये एम को कि भैया इस साल नहीं हुआ तो चलो अगले साल 3% कर लेंगे, कोई बात नहीं। वो एस्केप क्लोज है, इससे हम कहते हैं भी कंटिन्यू करेंगे। वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल को क्रिएट करो और FRBM एक को स्क्रैप करो, इसे ख़त्म करो और ऑप्ट अ न्यू डेट एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, जैसे पीछे भी बात हुई। यूज़ डेट एज अ प्राइमरी टारगेट नॉट डेफिसिट। हमें डेफिसिट नहीं देखना, हमें कितना लोन लिया है उसे देखना है। टू एफिशिएंटली नो व्हाट काइंड ऑफ बजट वी आर मेकिंग, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन ओके प्री के नोट्स में है, ये मेरे मेंस के नोट्स थे। तो बस आ गया फिजिकल इक्विवेलेंसी, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, ये वो। फिजिकल इक्विवेलेंसी क्या है? सबसे पहले ये आया क्यों? स्टेट के फाइनेंसेस हैं, इंडिया के जो फिजिकल फेडरलिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए और स्टेट के फाइनेंसेस को प्रमोट करने के लिए ये टर्म है फिजिकल इक्विवेलेंसी। मतलब जो पब्लिक सर्विसेज हैं, हर पब्लिक सर्विसेज की जुरिस्डिक्शन अलग अलग होगी और उनके लिए अलग अलग फंड्स एलोकेट होंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, फंक्शंस एंड ऑटोनॉमी शुड बी अलॉटेड एट द लोएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, समझे। तो इसके साथ ही विल बी सॉर्टेड फॉर गवर्नमेंट बजटिंग। कल वाले लेक्चर में विल कंप्लीट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशूज़ अराइजिंग फ्रॉम इट अलॉन्ग विद दिस पार्ट, ठीक है। उसके साथ हमारी इकॉनमी खत्म हो जाएगी और अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल अगले 2-3 दिन में, कहाँ गया, हाँ, अगले 2 दिन में विल कंप्लीट द इन्वायरमेंट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 1 तारीख से हम ऐसे स्टार्ट कर देंगे। ओके देन यार, सी यू गाइस, बाय।